हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 2 के बारे में हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 जिसका टाइटल है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट। इससे पहले यूनिट 1 से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यूनिट 1 से रिलेटेड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कंटिन्यूअसली अभी आगे आने वाले टाइम में भी मिलता रहेगा। उससे आप उन वीडियोस को देख के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आगे का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 में जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट है, तो इसमें जो सबसे पहला जो टर्म आता है वो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। अब ये जो वोल्टेज या करंट, इसको अल्टरनेटिंग कब कहते हैं, ये मेन चीज है। तो अगर ये वोल्टेज या करंट क्या करता है, चेंज करता है अपना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली। जनरली तो हम यही कहेंगे कि एक फिक्स्ड पीरियड पर ये अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तब हम इसको अल्टरनेटिंग बोलेंगे। इट मींस क्या होगा, पोलरिटी रिवर्स होगी। और ये किस तरीके से होगी, इट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर रेगुलर इंटरवल पर हो रही है तब भी हम कहेंगे, बट अगर रेगुलर इंटरवल पर नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि वोल्टेज एंड करंट में वेरी इन ए रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल, यानी आप डिसाइड कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि ये इस ड्यूरेशन के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करेगा या मैग्नीट्यूड किस तरीके से वेरी कर रहा है। और ये इरेगुलर और नॉन रिपीटेटिव भी हो सकती है, मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये रेगुलर ही हो और एक फिक्स्ड इंटरवल पर हो। इन दोनों ही केस में, यानी अगर वोल्टेज या करंट, इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो अल्टरनेटिंग है। ये फिक्स्ड इंटरवल पर भी हो सकता है या फिर इरेगुलर भी हो सकता है। तो आप दोनों ही केस में कहेंगे कि दिस वोल्टेज और करंट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। यहाँ हमने ऊपर करंट लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें करंट लिखना होगा कि द वोल्टेज एंड करंट में वेरी इन रेगुलर प्रेडिक्टेबल मैनर और इरेगुलर और नॉन रिपीटेटिव मैनर। तो उन दोनों ही केस में हम बोलेंगे कि ये वोल्टेज या करंट, यहाँ पर भी ये वोल्टेज या करंट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिंग। अब जब ये अल्टरनेटिंग हो गया, हमने डिसाइड कर लिया, तो इसमें तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। एम्पलीट्यूड यानी उसका मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, इसके बारे में अभी हम आने वाले टाइम में इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जनरली क्या होता है, हम सभी लोग एसी यूज कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में। अब ये तो बात हो गई एसी की, तो फिर डीसी कौन सा होगा? डीसी करंट क्या है? डीसी जो रिमेन्स स्टेडी इन वन डायरेक्शन, यानी अगर एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पर इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये एक ही डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे कि ये डीसी है। बट मैंने बताया ना कि जनरली हम एसी यूज करते हैं, बट कभी कभी डीसी की भी जरूरत ज्यादातर पड़ती है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी की जरूरत पड़ेगी। और जो सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में जनरली यूज करते हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरीज। आप देखते हो जो भी मोबाइल चार्जर हो या लैपटॉप का चार्जर हो, वहां पर आप सीधे वायर नहीं कनेक्ट करते, एक कन्वर्टर लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं चार्जर है। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, देन वो डीसी बैटरी को चार्ज करती है। तो ऑल्दो एसी ज्यादातर यूज होती है, बट जहां भी डीसी की जरूरत है, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे मेंशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, चार्जिंग हो गया, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कह सकते हो, इलेक्ट्रोटाइपिंग। ये आप आने वाले टाइम में जब यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए,
इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। बट जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है चार्जिंग ऑफ बैटरी, जहां पर हमें डीसी की जरूरत पड़ती है, और जब भी डीसी की जरूरत पड़ेगी तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। वो एसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं, या फिर हम जो लैपटॉप या मोबाइल के लिए यूज करते हैं वहां पर हम बोलते हैं चार्जर। तो अब बात करें बेसिक टर्म्स की, तो बेसिक टर्म में एक है साइकिल। साइकिल मींस एक कंप्लीट साइकिल मींस कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। अभी आने वाले स्लाइड में मैं एग्जांपल, एक वेवफॉर्म में एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको कि साइकिल क्या है। देन टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल क्या हुआ? जहां पर एक सेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेट कंप्लीट हो जाए तो वो हो गया एक साइकिल। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो साइकिल एक सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, जो जिसमें हम कह लें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव हाफ या एक नेगेटिव हाफ दोनों आ गए, तो वो हो गया कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो हुआ टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट हुए वो हो गई फ्रीक्वेंसी। देन बात आती है फेज की। फेज कि ये जो है फेज, क्योंकि इसी से आगे आप पढ़ेंगे फेज डिफरेंस। तो फेज के बारे में अगर हम बात करें तो फेज की जो को हम डिफाइन कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए वेव एट अ पॉइंट इन टाइम, यानी किसी भी टाइम पर एक वेव की पोजीशन कहां पर, ऑन ए वेव फॉर्म साइकिल। यानी अगर हमने इस तरीके से कोई वेवफॉर्म ले ली ट्रायंगुलर, तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया, चाहे हम यहाँ पर आई ले लें या वी ले लें। तो किसी भी पॉइंट पर जो पोजीशन है उसको हम बताएंगे कि ये फेज है, मींस इस पॉइंट एक टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर, दूसरे टाइम ड्यूरेशन में मे भी हो सकता है कि ये यहाँ पर हो। तो इसको हम बोलेंगे फेज। फेज क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ए वेव एट ए पॉइंट इन टाइम, यानी किसी इंस्टेंट पर एक कंप्लीट जो वेवफॉर्म का साइकिल है, एक साइकिल में किसी टाइम पर उस जो भी क्वांटिटी है करंट या वोल्टेज, उसकी पोजीशन, उसको बोलेंगे हम फेज। देन अब टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग, तो यहां पर देखो ये साइनसोइडल है, फिर स्क्वायर है, ये ट्रायंगुलर है, ये सॉ टूथ है। इन दोनों में ही अगर आप देखो, इन सारे में, इन चारों में ही बल्कि आप देखोगे कि यहाँ से एक, ये सब में एक साइकिल यहाँ शो किया हुआ है। किस किस में? साइनोसॉइडल यानी एक, दूसरा और तीसरा, इनमें एक एक साइकिल शो किया हुआ है, जबकि सॉ टूथ में एक साइकिल से ज्यादा शो किया हुआ है। एक साइकिल क्यों? देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो जब पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ ये दोनों हो गए तो यानी इसमें एक साइकिल कंप्लीट हुआ। सिमिलरली स्क्वायर वेव में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये एक साइकिल हो गया। ट्रायंगुलर में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी एक साइकिल हो गया। सॉ टूथ में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जो साइकिल है इट इज ग्रेटर देन वन, यानी इस वेव फॉर्म में जो साइकिल शो किए हैं वो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ से साइकिल क्लियर हुआ। टाइम पीरियड यानी यहाँ से लेके एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा, तो यानी जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी तक, इस पॉइंट तक, और इसमें जीरो से लेके टी तक। ये जीरो से स्टार्ट हुए हैं सारे, और जीरो से लेके टी तक, यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा वो हो गया टाइम पीरियड। अब
इसी में अगर फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जितने भी साइकिल कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट आता है फेज की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर ई लिया यानी वोल्टेज के टर्म्स में लिया है, तो अगर किसी भी इंस्टेंट पर सपोज t इज इक्वल टू T1 कंसीडर करते हैं, तो t इज इक्वल टू T1 पर इस वोल्टेज की फेज कहाँ होगी, इस पोजीशन पे जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है ना, यानी ये फेज होगी एट इंस्टेंट ऑफ T1। एट इंस्टेंट ऑफ π/2 यानी इस टाइम पर इसकी जो फेज होगी वो क्या हो जाएगी, यहां पर जो वैल्यू आ रही है ना, यानी ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये जो है ना जो y एक्सिस है, y एक्सिस मैग्नीट्यूड है, और x एक्सिस है इसका फेज बताएगा, x एक्सिस पर टाइम जो है। तो एट इंस्टेंट ऑफ T1 जो इसकी फेज है, फेज हम बताएंगे कि यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये T1 है। फिर दूसरा कहाँ आएगा, एट इंस्टेंट ऑफ π/2, तो यहाँ पर जो इसकी फेज क्या आएगी, π/2, और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, ये em, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो एक फेज हो गया और एक मैग्नीट्यूड हो गया। सिमिलरली अदर वेव फॉर्म्स के लिए भी, चाहे हमने जो है ना साइनोसॉइडल लिया, स्क्वायर लिया, ट्रायंगुलर लिया, या फिर सॉ टूथ लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कि एसी में ही जनरेशन क्यों करते हैं, तो इसके कई सारे रीजंस हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है कि जो एसी जनरेटर्स हैं इनमें कोई कम्यूटेटर नहीं होता। जब कम्यूटेटर नहीं होता, कम्यूटेटर के बारे में हम आने वाले टाइम में जब हम पढ़ रहे होंगे डीसी मशीन्स और एसी मशीन्स के बारे में, तब वहां पर आप उनकी कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, तब समझ में आएगा आपको कि ये एसी जनरेटर्स में कम्यूटेटर नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होगा, दे कैन बी बिल्ट इन लार्ज यूनिट्स, मींस वो लार्ज कैपेसिटी में जनरेट कर सकते हैं जो, और हाई स्पीड पर रोटेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोवाट लो होगी, किसके लिए, इन केस ऑफ एसी। जबकि डीसी के केस में ये क्या होगा, जो ना कैपेसिटी एंड वोल्टेजेस आर लिमिटेड, तो पर जो जो कैपेसिटी है वो कम होने की वजह से कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, एसी कैन बी जनरेटेड एट कंपेरेटिवली हाई वोल्टेज। इसको एक तो यहीं से हमने पता कर लिया कि हाई वोल्टेज पे जनरेट कर सकते हैं, प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे जगह तक, यानी हम इसे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। और ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज लेवल को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं आसानी से विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। डीसी में ये फीचर अवेलेबल नहीं है कि हम आसानी से उसके वोल्टेज को स्टेप अप कर दें या फिर स्टेप डाउन कर दें। देन नेक्स्ट जो है, एसी जो मोटर्स हैं, यानी जो इंडक्शन मोटर हैं, ये क्या है, चीपर हैं कंपेयर टू डीसी मोटर। तो इसलिए भी ये है एक, एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि जो जनरेशन है वो एसी में ही किया जाए। ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा होगी, मैंने आपको बताया ना, ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिट करेंगे तो लॉसेस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। फिर बात आती है प्रोटेक्शन सिस्टम की। प्रोटेक्शन सिस्टम जो है ना, जो एसी का प्रोटेक्शन सिस्टम है वो सिंपलर है। एसी का प्रोटेक्शन सिस्टम मींस स्विचेस हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, और जो इसके अलावा और जितने भी रिलेज हैं या जो भी प्रोटेक्टिव स्कीम्स हैं एसी के लिए, वो सिंपलर हैं एज कंपेयर टू डीसी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रिफर किया जाता है कि जो जनरेशन है वो एसी में ही हो। अब एसी में भी बात आती है कि साइनोसॉइडली क्यों, तो साइनोसॉइडल को प्रिफर करने के पीछे दो मेन रीजन है कि एक तो साइनोसॉइडल वेव का जनरेशन इजी है, दूसरा
इसका जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल है वो क्या है, साइनोसॉइडल ही है। अगर आप साइन को डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट करोगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो भी साइनोसॉइडल नेचर में ही आएगा। जबकि अदर जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, सॉरी अदर अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है जिनके बारे में हमने देखा, चाहे वो ट्रेंगुलर हो, चाहे सॉटूथ हो, चाहे स्क्वायर हो, उनको अगर आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करोगे तो सेम नेचर में नहीं आएंगे। तो इस वजह से जो जनरेशन है वो साइनोसॉइडल ही किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट कैसे करते हैं। उस वीडियो के लिए और आने वाले ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।